हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो देखिए भाई, ये हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। इवन आपका कोई दूसरा एग्ज़ाम है तब भी ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है। इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा। तो इस क्लास में हम एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, उन सभी के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जी के जीएस के लिए, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर लिए। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? तो एसएससी में भाई आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जी के जीएस के स्टेटिक चेंज नहीं होता है, बस घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट होते हैं और इससे हमें क्या पता चलेगा? एक तो एग्ज़ाम का पैटर्न पता चलेगा और दूसरा एग्जामिनर का माइंड सेट। एग्जामिनर भी एग्ज़ाम सेट करते टाइम पीवाईक्यू जरूर देखता है। वो उसी हिसाब से फिर अपना माइंड सेट जो है चेंज करता है, बनाता है और क्वेश्चंस को डिज़ाइन करता है। तो इसलिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इवन आरआर भी, ठीक है, उसके भी जितने पेपर्स हुए हैं मैं सारे इंक्लूड कर लूँगा। चाहे 5,000 क्वेश्चन हो, हम सारे करेंगे। ठीक है भाई, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका इंपॉर्टेंट। उसमें मास्टरी कर लेंगे हम पीवाईक्यू में। सारे पीवाईक्यू के धागे धागे खोल देंगे, उसे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी ये रिवीजन सीरीज रहेगी, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, जितना एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उतना पढ़ेंगे। ठीक है। कुछ रटने वाली चीज़ें होंगी जो आपको रटनी पड़ेंगी, कुछ समझने वाली हैं वो समझ लेंगे और देख लेंगे। जो ये क्लास है इस सीरीज़ की, ये 4th क्लास है। 3 क्लासेज आ चुकी हैं इससे पहले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। भाई मैं बता रहा हूँ आपके लिए, ये सारे क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, आप इसका फ़ायदा उठाइए और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। आने वाली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जी के जीएस और स्टेटिक के सारे क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है भाई। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और जो है क्वेश्चन हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे, तो दोनों का ध्यान रखा है हमने। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को। तो चलिए देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन, और टू द पॉइंट रहेंगे हम चीज़ों को लेके। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ इंडिया 2001, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन दैट इंडियन मैन माइग्रेट। एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन है। तो भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है कि भारतीय पुरुष प्रवास करते हैं। तो जो भारतीय पुरुष हैं, मैन है, वो माइग्रेट करते हैं। इनमें से आपको बताना है, जो दे रखा है, कि इनमें से मेन रीजन कौन सा है जिसकी वजह से जो है इंडियन मैन माइग्रेट करते हैं। मेन रीजन पे फोकस करना है आपको। तो एजुकेशन, हाँ एजुकेशन के लिए माइग्रेट करते हैं, लेकिन मेन रीजन नहीं है एजुकेशन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। मैरिज, तो मैरिज के लिए तो भाई वूमेन ज़्यादा जो है माइग्रेट करती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैरिज के बाद, तो ये भी ऑप्शन गलत होगा। बिजनेस के लिए हाँ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेन रीजन क्या बिजनेस ही है? नहीं, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की तलाश में। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। काम और रोजगार की तलाश में जो इंडियन मैन है 2001 के सेंसस के अनुसार ट्रेवल करते हैं और माइग्रेट करते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। देखिए, आप खुद से भी ट्राई करिए क्वेश्चंस को लगाने का मेरे साथ साथ। आपको टाइम मिल रहा है यहाँ पे, तो जो है लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताएं काउंट करके कि इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ठीक है। बाकी इसके अलावा हम सेंसस का देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहला जो सेंसस कंडक्ट हुआ था 1872 में हुआ था। नॉन सिंक्रोनस सेंसस था भाई ये। तो इस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड मायो। इसके बाद जो सिंक्रोनस हुआ था सेंसस, जो सेंसस हुआ था 1881 में, सिंक्रोनस सेंसस था ये, सिंक्रोनस। और इस टाइम पे जो कमिश्नर थे वो कौन थे? तो WC प्लाउडन। इस टाइम पे कमिश्नर थे, जो सेंसस कमिश्नर होता है वो इस टाइम पे WC प्लाउडन थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और जो 2011 वाला सेंसस था ये कौन से नंबर का था? तो ये 15th सेंसस था जो हुआ था। अब 2021 में जो होने वाला था, कोविड की वजह से पोस्टपोन्ड कर दिया है, तो अब होगा ये। तो ये कौन से नंबर का है? तो 16th सेंसस है ये। ठीक है। और 1947 के बाद जो है 2011 वाला कौन सा था? तो ये 7वें नंबर का था, 7th नंबर का। अब जो होगा वो 8वें नंबर का होगा भाई। ठीक है, ये जो होगा। तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है सेंसस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। इतना आपको पता चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं और ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इवन आप कोई दूसरा एग्जाम देंगे तब भी इंपॉर्टेंट है। स्टेटिक चेंज नहीं होता है, हिस्ट्री चेंज नहीं होती है इसकी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है आपसे सेंसस का।
तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, टू द पॉइंट रहेंगे हम बिल्कुल, जो एग्जाम के लिए काम की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देख लेंगे हम। और देखिए भाई, कुछ चीज़ें तो आपको रटनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी, जो रटने की है वो तो रटा ही जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस इंक्लूड्स द फैमिली ऑफ टर्टल। तो निम्नलिखित में से किस वर्ग में कछुओं का परिवार शामिल है। तो टर्टल की जो फैमिली है किस उसमें आती है, क्लासेस में। तो ये आपको बताना है भाई किस में आती है। तो ये आती है भाई रेप्टीलिया में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब आपसे जो है एम्फीबियन का पूछ ले तो मेंढक सुना होगा आपने, ठीक है, फ्रॉग जिसे बोलते हैं। तो वो इसी फैमिली में आता है, एम्फीबियन की फैमिली में, जो जो है लैंड और वाटर दोनों पे रह सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस, ठीक है। और जो आपके बर्ड्स होते हैं वो एव्स की कैटेगरी में आते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है डियर लर्नर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो ये है, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ पैसेंजर्स ट्रैफिक इज कैरिड बाय रोड्स इन इंडिया। तो CGL 2024 का क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन CGL 2024 के हैं भाई, जो इम्पोर्टेंट हैं। तो भारत में लगभग कितने प्रतिशत यात्री यातायात सड़कों द्वारा वहन किया जाता है। तो कितना परसेंटेज पैसेंजर्स जो ट्रैफिक है वो रोड्स के द्वारा होता है। तो ये आपको बताना है क्या है इसका आंसर। तो ये है भाई 87%। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो आपको पता होना चाहिए, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है भाई हमारा, ये है, द रियल नेम ऑफ बाबर द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी इन इंडिया वॉज। तो भारत में मुगल वंश के संस्थापक बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो ये आपको बताना है, CGL 2024 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगली बार से मैं यहाँ पे लिख दूंगा पीछे, स्लाइड बनाते टाइम वो ध्यान नहीं रहा है भाई। तो SSC CGL यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको नेक्स्ट स्लाइड से, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है। तो क्या नाम था भाई इनका, जो बाबर थे, मुगल डायनेस्टी के जो है ये फाउंडर थे। तो इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। पानीपत का जो फर्स्ट बैटल हुई थी, पानीपत की जो फर्स्ट, देखियो आपके बैकग्राउंड में कुछ चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही होगी। तो भाई मेरे रूम के ऊपर बिल्कुल उन्होंने अपना छोटा सा घर बना रखा है, घोंसला, तो इसलिए उनकी आवाज़ आ रही है। तो भाई नेचर है, इसको सुन लेंगे, कोई डिस्टरबेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो पानीपत का जो फर्स्ट जो है युद्ध हुआ था, पानीपत की जो लड़ाई हुई थी 1526 में हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और वर्सेस इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाबर से पहले जो मुग़ल एम्पायर है उससे पहले लोधी डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो कितना था, दिल्ली सल्तनत जो थी तो 1206 से लेके और 1200 जो है 1526 तक इनका टाइम पीरियड चला है। फिर इसके बाद जो है बाबर आ गए, तो बाबर ने क्या किया, मुग़ल एम्पायर की स्थापना कर दी। और इनका टाइम पीरियड चला है जो मुग़ल एम्पायर है 1526 से लेके और 1707 तक। तो टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, क्रोनोलॉजी भी पता होना चाहिए। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो भाजशा से आप याद रख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड जरूर देख लें, क्रोनोलॉजी जरूर देख लें, ठीक है भाई। और दिल्ली सल्तनत में आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि पहले कौन सी डायनेस्टी थी, तो स्लेव डायनेस्टी। फिर आई थी आपकी खिलजी डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक, तुगलक, और फिर सैयद, और फिर आई थी लोधी लास्ट में। तो इतना आपको पता होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के बारे में और मुग़ल एम्पायर के बारे में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा क्या है। तो विच टाइप ऑफ गैमेट्स आर फाउंड इन स्पायरोगायरा। तो स्पायरोगायरा में किस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। तो ये आपको बताना है, ये क्वेश्चन हो सकता है रिपीट और काफ़ी एग्जाम्स में पूछा गया है, SSC CGL का क्वेश्चन है ये, CGL 2024 का। तो ये है भाई आपका आंसर जो है, आइसोगेमस एंड नॉन फ्लैगलेटेड। तो आइसोगेमस होते हैं और नॉन फ्लैगलेटेड होते हैं ये, ठीक है, गैर ध्वंजांकित। तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। बाकी अब देख लेते हैं जो स्पायरो गायरा होता है क्या होता है। स्पायरो गायरा जो होता है एक तरह से ग्रीन एल्गी है दैट फॉर्म्स लॉन्ग थिन अनब्रांचेस अनब्रांच्ड फिलामेंट्स इन फ्रेश वाटर। तो ग्रीन एल्गी है, लॉन्ग लंबा होता है, थिन और अनब्रांच्ड मतलब ब्रांच में नहीं होता, फिलामेंट है, फ्रेश वाटर में मिलता है।
द सेल इज स्पायरोगायरा, जो सेल होती है स्पायरोगायरा में, आर लिंक्ड टुगेदर इन चेन्स, चेन्स में लिंक होती है, विद द सेल्स अरेंज्ड इन लाइंस टू फॉर्म रिबन लाइक स्ट्रक्चर। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई स्पायरोगायरा के बारे में, ठीक है। कई बार डेफिनेशन भी पूछ लेगा कि स्पायरोगायरा क्या होता है, तो दे सकता है आपसे, तो ये हिंदी में है, या आप चीज़ें देख लें, बिल्कुल आपके लिए सारी चीज़ें एक ईजीएस्ट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है भाई। तो स्पायरो वगैरह कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। द मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है प्राइमरली फोकस ऑन विच सेक्टर, तो मेक इन इंडिया मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर केंद्रित है। तो मेक इन इंडिया का जो मेन पर्पज है वो है भाई आपका मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब ये जो स्कीम है 2014 में आई थी, 2014 में, इसमें क्या था कि जो अपना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट करना था, जॉब्स का क्रिएशन करना था। तो जब हम मेक इन इंडिया लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करेंगे, तो जो है इकोनॉमी ग्रो करेगी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट होगी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जॉब्स क्रिएशन होगी, ठीक है। तो हम जो है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते थे, इसलिए हम ये मेक इन इंडिया जो स्कीम लेके आए थे, ठीक है। इसमें क्या था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैं, ठीक है, डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको जो है हम उन जो है जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं और जो इंटरनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्ट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगी और दूसरा जॉब क्रिएशन होगा, ठीक है। तो ये इसलिए आई थी और 2014 में आई थी, इतना आपको पता होना चाहिए इस स्कीम के बारे में, मेक इन इंडिया जो स्कीम है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। सीजीएल के क्वेश्चन है ये 2024 के, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई, ठीक है। स्लाइड प्रिपेयर करते टाइम बोला तो मैंने अब भी था, बट वो शायद भूल गए जो है ऐड करना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ अशोकाज धम्मा पॉलिसी, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है अशोक के धम्म के मूल गुणों में से एक नहीं था। तो भाई पॉलिटिकल यूनिफिकेशन बिल्कुल सही है ये तो। अहिंसा, कलिंगा युद्ध के बाद आपको पता है सत्य अहिंसा उन्होंने अपनाया था। और सेक्युलरिज्म, पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सभी धर्मों का टॉलरेंस नीति अपनाई थी उन्होंने सभी धर्मों के प्रति, ठीक है, रिस्पेक्ट करी थी सभी धर्मों की, उनकी जो धम्मा पॉलिसी थी उनमें भी उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। और सेलिब्रेशी भाई ये वाली चीज़ इंक्लूड नहीं थी इसमें जो धम्मा पॉलिसी थी अशोक की, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। बाकी जो कलिंगा जो वॉर हुआ था 261 बीसीई में हुआ था, तो कलिंग वार के बाद ही जो है अशोका का जो है माइंड चेंज हुआ था। उस टाइम पे फिर इन्होंने जो है बुद्धिज़्म वाली जो चीज़ें हैं वो थोड़ी फॉलो की, और उन उसको फैलाया, बुद्धिज़्म को काफ़ी फैलाया अशोकाज ने, और काफ़ी ज़्यादा स्तूपाज क्रिएट किए हैं इन्होंने, बनवाए हैं, और ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा किया है बुद्धिज़्म का। धम्मा पॉलिसी जो है इनकी काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। तो 261 बीसी में जो है कलिंगा वार हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में हुआ था कलिंगा वार, उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक ठीक है। जो इंडिपेंडेंट किंगडम्स थे उनके और अशोका के बीच में हुआ था। अशोका को पोर्ट की नीड थी भाई मौर्य एम्पायर को, इसलिए इन्होंने कलिंगा वॉर किया जो वहाँ के इंडिपेंडेंट जो किंगडम्स थे उनके साथ, ठीक है। और ये सबसे ब्लडिएस्ट बैटल थी भाई उस टाइम की, 1 लाख लोग मारे गए थे इसमें। तो उस टाइम के बाद फिर इनका जो है काफ़ी रिग्रेट हुआ अशोका को, फिर इन्होंने अपना जो है जो बहरी घोष की पॉलिसी थी, बहरी घोष, जिसे मिलिट्री एनेक्सेशन से धम्म घोष की पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया गया, धम्म घोष, ठीक है। मिलिट्री एनेक्सेशन टू जो है जो रिलीजियस होता है, धम्मा पॉलिसी थी उसके थ्रू एनेक्सेशन करना। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। अशोका किस एम्पायर से थे, तो मौर्यन एम्पायर, मौर्यन डायनेस्टी से थे। और देखिए फाउंडर कौन थे मौर्यन डायनेस्टी के, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और इनके जो बेटे थे वो थे बिंदुसार, बिंदुसार, और बिंदुसार के बेटे थे अशोका, ठीक है। और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था जो मौर्यन एम्पायर का, वो था बृहद्रथ, बृहद्रथ, इतना आपको पता होना चाहिए भाई, ये कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इनकी धम्मा पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए आपको, और बुद्धिज़्म के क्वेश्चंस आते हैं भाई, बुद्धिज़्म से भी आपको पता होने चाहिए बुद्धा के बारे में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग मोशन एंड देयर एग्जाम्पल्स, तो गति और उनके उदाहरणों के बारे में गलत जोड़ी।
तो इनकरेक्ट पे ध्यान देना है भाई। आपके पास टाइम कम हो गया एग्जाम में, लेकिन इनकरेक्ट और नॉट को जरूर से ध्यान रखना है। गलत जोड़ी की पहचान करें। तो ट्रांसलेटरी मोशन, अ बाल फॉलिंग फ्रॉम दी क्लिफ्स। तो अनुवादक गति, चट्टान से गिरने वाली गेंद। तो ये कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन है भाई, अ बाल फॉलिंग फ्रॉम दी क्लिफ। तो ये सही है भाई। तो पीरियोडिक मोशन कौन सा होता है? हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक होती है उसके जो सुइयाँ होती हैं वो कौन सा मोशन होता है? तो वो पीरियोडिक मोशन होता है। और जो है अर्थ मूविंग अराउंड द सन, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं होता है भाई, रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसे। अर्थ जो होती है ये तो सन है, और जो अर्थ है ये है, मान लो ऐसे चक्कर लगाएगी ये, तो रिवॉल्यूशन होगा। अर्थ जो है रिवॉल्व करेगी सन के जो है चारों तरफ, और रोटेट करेगी अपने एक्सेस पे। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कई बार कन्फ्यूजन होता है बच्चों को रिवॉल्व और रोटेशन में। जो सन के जो चारों तरफ चक्कर लगाएगी उसे बोलते हैं रिवॉल्यूशन, और जो ठीक है, और अपने एक्सेस पे रोटेट करेगी, खुद के एक्सेस पे भी ऐसे ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। तो ऑर्बिटल मोशन में होता है इसका, और रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। बाकी ये आपको गलत है, इसका गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। और रोटेटरी मोशन कौन सा होता है? ब्लेड्स ऑफ फैन, जो पंखे के ब्लेड्स होते हैं वो रोटेटरी मोशन में मूव करते हैं। तो ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी सही है। गलत पूछा है इन्होंने, गलत है थर्ड, ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ये इसका आंसर है भाई। तो आप ज़रूर से ट्राई करें मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को लगाने का। तो विच गैस इज इवॉल्व व्हेन आयरन एंड वाटर रिएक्ट। तो जब लोहा और पानी अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ये आपको बताना है। तो ये भाई हाइड्रोजन गैस है जो उत्पन्न होती है। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है भाई। बाकी देखिए भाई, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आने वाली जो है क्लासेस के लिए आपको इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। आप देख भी रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आपको पता भी चलेगा और रिवीजन भी होगा, ठीक है। बाकी क्लास पसंद आ रही है, आप लोगों के लिए एफर्ट किए जा रहे हैं, तो लाइक ज़रूर करें। अपने जो है सजेशंस हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। ए आर रहमान, गुलजार एंड डैश थर्ड पर्सनालिटी के बारे में पूछ रहा है। वॉन द 52nd एनुअल ग्रेमी अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग जय हो। तो ए आर रहमान, गुलजार और तीसरे पर्सन जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गीत जय हो के लिए 52वां वार्षिक ग्रेमी पुरस्कार जीता। तो वो कौन है भाई तीसरी पर्सनालिटी? तो वो है तन्वी शाह। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो ए आर रहमान, गुलजार और तन्वी शाह जी को जो है 52वां एनुअल ग्रेमी अवार्ड मिला मोस्ट जो है बेस्ट मोशन पिक्चर सॉन्ग के लिए, जो है जय हो, जो जय हो सॉन्ग था उसके लिए, ठीक है भाई। इतना आपको ध्यान रखना है। CGL 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी। तो अब देख लेते हैं जो अवार्ड था, ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द म्यूजिक इंडस्ट्री उसके लिए दिया जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में, USA में। और कौन प्रेजेंट करता है? द रिकॉर्डिंग अकादमी। तो पहली बार कब दिया गया था? तो 1959 में दिया गया था, एज अ ग्रामोफोन अवार्ड की तरह। तो अकादमी जो अवार्ड होते हैं फिल्म के लिए दिए जाते हैं, एमी अवार्ड टेलीविज़न के लिए, टोनी अवार्ड थिएटर के लिए। तो इतना टोनी से टी से थिएटर, टीवी, और टी से टोनी, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है भाई। ये याद रख लें, कई बार पूछ सकता है कि एमी अवार्ड किससे संबंधित है, टोनी अवार्ड किससे संबंधित है, या अकादमी अवार्ड किससे संबंधित है। अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आप गूगल कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, ताकि और बच्चों को भी पता चले भाई, ठीक है। मैं टू द पॉइंट रहूँगा मोस्टली, क्योंकि भाई हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही हमें हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट एंड फीमेल रूलर ऑफ दिस सल्तनत हु असेंडेड द थ्रोन इन। तो रजिया सुल्तान जो है सल्तनत की पहली और एकमात्र महिला शासक थी जो सिंहासन पर बैठी। तो जो है दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है यहाँ पे। तो रजिया सुल्तान कब बैठी थी भाई जो है ये सिंहासन पर? तो कब इसने रूल किया था? तो 1236 AD में जो है रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी ये। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो 1236 AD इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश उनकी बेटी थी। तो इल्तुतमिश ने भाई अपने बेटों को साइडलाइन करके बेटी को जो है राजभार संभालने के लिए बोला। तो बेटी बनी थी इनकी उस टाइम पे, जो रूलर थी सुल्तान कौन बनी थी? तो ये रजिया को इन्होंने जो है सुल्तान बनने के लिए कहा। तो बाकी जो दो इनके जो बेटे थे उनको इन्होंने साइडलाइन कर दिया बिल्कुल। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एक नोवेल बनाई थी 40s, नोवेल ऑफ 40s,
चालीसा के नाम से जानते हैं जिसे। ठीक है, तो ये इल्तुतमिश ने क्रिएट की थी। तुर्कानी चहलगानी बोलते हैं उसे, चालीसा। तो इसमें 40 नॉवेल्स होते थे। तो इनको ये पसंद नहीं थी जो है रजिया सुल्तान, क्योंकि ये अच्छे डिसीजंस लेती थी, बोल्ड डिसीजंस लेती थी, थोड़ी सेक्युलर थी। और अटायर इनका जो था वो पूरा राजाओं वाला था। ठीक है, इन्होंने जो है अपनी जो वुमेन्स वाली पोशाक थी उसको त्याग कर जो राजाओं वाला पोशाक होता है वो उसको धारण किया था। तो इनके कुछ डिसीजंस थे जो चालीसा को पसंद नहीं थे, तो उन्होंने फिर पहले तो इन्हें इनके साथ धोखा किया, उन्हें इन्हें किडनैप करवाया और फिर इन्हें मरवा दिया कैथल में। कैथल में जो है रजिया सुल्तान की जो है जो डकैत थे उन्होंने वहाँ पे इनकी मृत्यु कर दी। ना आपको पता होना चाहिए भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रजिया सुल्तान की जो मृत्यु है कहाँ पे हुई थी। ठीक है, कहाँ पे मारा गया था उन्हें, तो कैथल में मारा गया था। और इल्तुतमिश की बेटी थी ये। ठीक है, और पहली और लास्ट रूलर थी जो फीमेल रूलर थी दिल्ली सल्तनत पे। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड पता होना चाहिए 1206 से और 1526 तक। ठीक है भाई, तो इतना आपको पता चाहिए। रजिया सुल्तान असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत 1236 आफ्टर हाफ ब्रदर रुकनुद्दीन फिरोज वाज डिस्पोज्ड इन अ रिबेलियन। तो इतना आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाय विच नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया आर द डेल्टा चैनल ऑफ महानदी, ब्राह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्टेड। तो किस राष्ट्रीय जलमार्ग नेशनल वाटरवेज द्वारा भारत के महानदी, ब्राह्मणी नदियों के डेल्टा चैनल और पूर्वी तट नहर जुड़े हुए हैं? तो इससे आपको बताना है कि कौन सा नेशनल वाटरवेज है जिससे डेल्टा चैनल महानदी का, ब्राह्मणी का और ईस्ट कोस्ट जो है कैनाल कनेक्ट करते हैं। तो ये है भाई ऑप्शन 4 था आपका, नेशनल वाटरवेज 5। अब थोड़ा सा वाटरवेज के बारे में देख लेते हैं। तो नेशनल वाटरवेज जो 1 है ये 1620 किलोमीटर का है, जो है 1620 किलोमीटर लंबा है। और ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से लेके हल्दिया वेस्ट बंगाल तक जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, नेशनल वाटरवेज फर्स्ट। अब जो है गंगा रिवर, भागीरथी रिवर और हुगली रिवर पर है ये जो नेशनल वाटरवेज है, इनको मिलकर बनाता है वाटरवेज फर्स्ट। गंगा रिवर, भागीरथी रिवर और हुगली रिवर नेशनल वाटरवेज फर्स्ट, ये पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा गया है ये जो है नेशनल वाटरवेज फर्स्ट का। नेशनल वाटरवेज जो है 5 इज़ 623 किलोमीटर वाटरवेज दैट रन्स थ्रू द स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल इन इंडिया। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में जो है ये नेशनल वाटरवेज 5 है जो कि 623 किलोमीटर है। इसमें ब्राह्मणी रिवर, महानदी डेल्टा और मताई रिवर और ईस्ट कोस्ट ऑफ कैनाल इसे मिलकर बनाते हैं। बाकी नेशनल वाटरवेज 3 जो है इज़ ऑन दी वेस्ट कोस्ट, चंपाकरण चंपाकरा कैनाल एंड उद्योग मंडल कैनाल इन केरला। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, नेशनल वाटरवेज 3 वाला भी। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं भाई। ठीक है, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में, बाकी एसएससी में ही पूछे गए हैं ज़्यादा। तो नेशनल वाटरवेज 2 है इज़ 891 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर दैट रन्स फ्रॉम द सादिया टू धुबरी इन आसाम। तो सादिया से धुबरी तक है आसाम में नेशनल वाटरवेज 2, 891 किलोमीटर का है। तो ये हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो ही हैं, जो इधर लिख रहा है वही इधर लिख रहा है। ठीक है, गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है, तो ये सारी चीज़ें इधर है और इधर है, दोनों सेम ही है, आप पढ़ सकते हैं। और ये सारी स्टेटमेंट आई हुई हैं एग्ज़ाम में अलग अलग फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वर्किंग ग्रुप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश, चेयरमैन का नाम बताना है। इन द ईयर, किस ईयर में प्रपोज अ न्यू इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट टू बी रेफर्ड एज NM2। तो किस ईयर में और किसकी अध्यक्षता में कार्यदल ने एक नई मध्यमवर्ती मौद्रिक नीति का प्रस्ताव किया जो कि NM2 के रूप में संदर्भित किया जाना है? तो ये आपको बताना है। तो किसके चेयरमैनशिप में हुआ था? तो डॉक्टर YV रेड्डी 1998 में। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर भाई। ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का 1991 का क्वेश्चन जो है, जो LPG रिफॉर्म्स आए थे 1991 के, वो अभी RRB NTPC में शायद क्वेश्चन आया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो LPG रिफॉर्म हुए थे, तो PV नरसिम्हा राव जी उस टाइम पे जो है प्रधानमंत्री थे। और फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है फाइनेंस मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। बाकी ये देखिए, द वर्किंग ग्रुप ऑन मॉनेटरी सप्लाई, मनी सप्लाई,
एनालिटिक्स एंड मेथडोलॉजी ऑफ कंपाइलेशन, चेयर्ड बाय, किसने चेयर की थी? तो डॉक्टर वी रेड्डी। प्रपोज्ड दी इंटरमीडिएट मॉनेटरी एग्रीगेट NM2 इन जून 1998। तो ईयर भी ध्यान रख सकते हैं आप। बाकी द NM2 इज कैलकुलेटेड एज NM1 प्लस शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट्स ऑफ रेजिडेंस, टाइम लाइबिलिटी पोर्शन ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स एंड सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। तो ये NM2 के बारे में है, तो आप पढ़ सकते हैं, चीज़ें याद रख सकते हैं, कई बार पूछ भी सकता है आपसे आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है भाई। इसके अलावा देखिए जो M1 M2 M3 M4 जो मनी होती हैं, नैरो मनी और ब्रॉड मनी, इनके बारे में यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आए हुए हैं, तो M1 M2 M3 M4 पे क्वेश्चंस, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसलिए आप पढ़ के एक बार देख सकते हैं इन सब चीज़ों को कि ये चीज़ें क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आपका गलत ना जाए। ठीक है, इससे बाहर नहीं पूछेगा M1 M2 M3 M4 के बारे में अगर क्वेश्चन आ गया तो। ठीक है भाई, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट भी कर सकते हैं अपने जो है नोटबुक वगैरह में, तो वो ज़रूर देख लें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इन विच स्टेट, CGL 2024 का क्वेश्चन है भाई ये भी। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन CGL 2024 के ही हैं। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज़ द तदोबा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो तदोबा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना है, सोचिए थोड़ा। नेशनल पार्क 106 नेशनल पार्क है इंडिया में, 106 के 106 आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आता ही आता है इसका, जो है नेशनल पार्क का या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का, या फिर रामसर साइट्स जो होती हैं, रामसर साइट्स, उनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो तदोबा नेशनल पार्क वो है भाई आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, और गुजरात में कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क, और इधर केरला में है पेरियार, पेरियार साइलेंट वैली। ठीक है, और 16 के 3 जो है, 16 नाम के 3 जो है नेशनल पार्क हैं, वो भी जो है केरला में ही है। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेशनल पार्क 106 के 106 आपको याद होने चाहिए, अगर आपको याद नहीं होते तो बता देना भाई, मैं क्लास लेके आ जाऊँगा, 106 के 106 नेशनल पार्क रटवा दूंगा आपका। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। 2024 का ही क्वेश्चन है ये, CGL का। तो विच फंडामेंटल, अगली बार से मैं यहाँ पे लिखवा दूंगा ताकि दिक्कत ना हो भाई। ठीक है, तो विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज टू यू व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड्स स्टार्ट फाइटिंग विद द कैंटीन पर्सन व्हेन ही पास्ड अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट? आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, जब उनसे कुछ धर्म विरोधी बयान दिए थे, जब उसने कुछ धर्म विरोधी बयान दिए थे? तो कौन सी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी? तो ये होगी ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, तो इस ड्यूटी को जो है वहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसके बारे में देख लेते हैं, ये किस पार्ट में है? तो ये है पार्ट 4A में, DPSP के बाद आता है, एक ही आर्टिकल में है ये सारी, 51A में। और कमेटी कौन सी थी जिसकी रिकमेंडेशन पर ये आई थी फंडामेंटल ड्यूटीज़? इंस्टीट्यूट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इनिशियली नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, इनडायरेक्टली थी बट डायरेक्टली नहीं थी, तो ये जो है स्वरण सिंह कमेटी थी, स्वरण सिंह कमेटी। ठीक है, स्वरण सिंह कमेटी, ये शॉर्ट में लिखा है भाई मैंने, बाकी स्वरण सिंह कमेटी है जिसकी रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था? तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976 में, तो तब ऐड किया गया था। 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं टोटल, 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटी हैं। 11th वाली जो ऐड करी गई थी वो कब की गई थी? तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, तब ऐड की गई थी। तो इतनी चीज़ें आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता होनी चाहिए भाई। ठीक है, पार्ट, आर्टिकल, और कब ये ऐड करी गई थी और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पर आई थी, तो ये चीज़ों, इससे बाहर क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे, आपकी होगी तैयार। बाकी आपको 11 के 11 याद होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी बेस्ड। ठीक है, नंबर पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है नंबर इस टाइम। ठीक है, कि ये फंडामेंटल ड्यूटी कौन से नंबर की है, तो नंबर भी आपको याद होना चाहिए, और बहुत ईजी है। आप कोई ट्रिक बना लें याद करने के लिए, ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ट्रिक से पढ़ेंगे, निमोनिक्स बना के पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी याद रहती हैं, और उसे बार बार रिवाइज करेंगे तब भी याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 2024 का, ये CGL का।
तो व्हेन वाज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस एस्टेब्लिश्ड, तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो 1920 में हुई थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। ठीक है भाई, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस है, फर्स्ट सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया है। तो पहली जो है सेंट्रल ट्रेड यूनियन है इंडिया की, फाउंडेड बाय, तो किसने जो है एस्टेब्लिश करी थी, फाउंड की थी? तो ये लाला लाजपत राय थे 1920 में बॉम्बे में। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है मद्रास लेबर यूनियन 1918 में बनी थी, बीपी वाडिया ने बनाया था। मजदूर महाजन 1920 में बनी थी, जिसे बनाया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का ईयर और किसने बनाया था, मद्रास लेबर यूनियन का जो है ईयर और किसने बनाया था, और मजदूर महाजन सभा किसने बनाई थी और कब बनी थी। तीनों इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, एग्जाम में आई हुई हैं, तभी मैंने इंक्लूड करी हैं, ये एसएससी में आई हुई हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो पूछा गया है, 2024 का ही क्वेश्चन है एसएससी का, सीजीएल का। तो हु फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875? तो 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये आपको बताना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे जिन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, देवेंद्र नाथ जो टैगोर थे, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी बोधिनी सभा, तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो तत्वबोधिनी सभा जो बनाई थी वो बनाई थी देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने। बाकी स्वामी जो विवेकानंद जी हैं, इन्होंने आनंद मठ रामकृष्ण जो मिशन है, रामकृष्ण कृष्ण मिशन, तो इसकी स्थापना की थी 1897 में। ये आपको ध्यान रखनी है। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा आत्मीय सभा जो है 1814-15 के आसपास, और ब्रह्मो सभा ब्रह्मो सभा सभा इसकी स्थापना कब करी थी? तो 1828 में। और सती प्रथा को ख़त्म करवाने में राजा राम मोहन राय जी का बहुत ही योगदान था। 1828 के आसपास वो सती एक्ट आया था, जिसको विलियम बेंटिक ने बैन किया था। बेंटिक से बैन से बेंटिक याद रख सकते हैं आप, बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक था जिसने बैन करी थी ये जो है सती प्रथा, और उसमें राजा राम मोहन राय जी के काफ़ी एफर्ट थे। और इन्हें राजा का टाइटल दिया था, वो दिया था अकबर ने भाई, अकबर सेकंड ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और इन्हें फादर माना जाता है इंडियन रेनेसा का, जो इंडियन भारतीय पुनर्जागरण है उसके फादर के रूप में जिन्हें जाना जाता है, राजा राम मोहन राय जी को। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे। ठीक है भाई, देवेंद्र नाथ टैगोर ये जो है इसे जुड़े हुए थे ब्रह्मो समाज से। ठीक है, पहले ब्रह्मो सभा थी, फिर बाद में समाज कर दिया गया, तो इससे जुड़े हुए थे। तो इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की जो है इस्टेब्लिश किया था, बाद में ये अलग हो गए थे भाई इससे, ब्रह्मो समाज से। और इन्होंने अपनी एक आदि ब्रह्मो समाज नाम की संस्था ओपन की थी। ठीक है, तो इतना आपको पता चाहिए भाई इन सब के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डू रेड एल्गी रिप्रोड्यूस? तो लाल शैवाल निम्नलिखित में से किस विधि से जनन करते हैं? तो ये आपको बताना है, जो रेड एल्गीज होते हैं किस तरह से जो है प्रोड्यूस होते हैं वो। तो फ्रेगमेंटेशन होता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होते हैं। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, जो रेड एल्गी होते हैं यूजुअली रिप्रोड्यूस्ड वेजिटेटिवली विया फ्रेगमेंटेशन, इतना आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। असेक्सुअली विया नॉन मोटाइल स्पोर्स, और सेक्सुअली विया नॉन मोटाइल गैमेट्स, एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन इज ओगेमस। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई इनके बारे में, जो रेड एल्गीज होते हैं। एंड एल्गी इज़ द, अब यहाँ पे एल्गी के बारे में डिफाइन किया गया है, एल्गी इज़ द लिविंग यूकैरियोटिक एंड फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म यूजुअली ग्रोन इन मॉइस्ट एरियाज आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये एल्गी के बारे में है, ये आप पढ़ सकते हैं, ये हिंदी में दे रखा है, सारी चीज़ें बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पढ़ लें, कई बार एल्गी की डेफिनेशन पूछ लेता है, अगर रेड एल्गी के बारे में क्वेश्चन आ गया तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए भाई वो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के का जो जनक है किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, और एसएससी, आरआरबी,
इन सब में। तो CGL 2024 का क्वेश्चन है, इवन ये MTS में भी पूछा गया है, CHSL में भी पूछा पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। अरे भाई इतना देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इतनी शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो एग्जामिनर भाई नया क्वेश्चन क्रिएट ही नहीं कर पाता, वो इधर उधर से घुमा फिरा के वही क्वेश्चन देता है भाई, वो इतनी मेहनत नहीं करता एग्जामिनर। आपको इस बात का पता होना चाहिए, PYQ देखता है वो, PYQ के पैटर्न पे बेस पे ही वो बस थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को, क्वेश्चन वही होता है, घुमाता लैंग्वेज को है बस। तो इतना आप अगर समझ गए तो PYQ आपके लिए रामबाण है भाई, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस हाँ, करंट अफेयर्स में चेंज मिलेगा आपको, करंट अफेयर्स तो देखो आपको पढ़ना ही पड़ेगा पूरे 1-2 साल का, 2 साल का तो पूछता ही पूछता है। तो इसका जो आंसर है भाई तो लॉर्ड रिपन है, ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। आपने जो है देखिए भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें आंसर्स, और अपना जो स्कोर है वो ज़रूर बताएं, लास्ट में बताना है स्कोर, तो बाकी आंसर आप साथ के साथ देते रहें। तो लॉर्ड रिपन थे, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो आपको बताना है जो कि फिजिकल चेंज नहीं है, बाकी सारे फिजिकल चेंज है। तो कर्डिंग ऑफ मिल्क, तो दूध से दही बनना, ठीक है। तो ये एक केमिकल चेंज है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है उसमें। तो जिसमें प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो केमिकल चेंज होता है, जिसमें शेप वगैरह चेंज होती है उसमें भाई फिजिकल चेंज होता है वो। तो इसका जो आंसर है वो है कर्डिंग ऑफ मिल्क। तो हीटिंग ऑफ आयरन ऑफ रोड टू रेड हॉट, तो ये फिजिकल चेंज है। इवेपोरेशन ऑफ डीजल, सब्लिमेशन ऑफ NH4, तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड, कर्डिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड कलर ऑफ बीट रूट। 2024 का क्वेश्चन है CGL का, ठीक है। तो चकुंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है। तो देखिए मैंने लिखा नहीं है ना, इसलिए तो आपको शायद ऐसा लगेगा कि ये पता ना किसका है, तो ये मैंने लिखा, अगली बार से लिख दूंगा मैं यहाँ पे भाई लास्ट में, ठीक है। CGL 2024 से आपको थोड़ा आइडिया रहेगा कब आया था ये क्वेश्चन। तो चकुंदर के लाल रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार है, तो ये भैया आपका कौन सा है इसमें आंसर, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, बीटा 9 इसके लिए जिम्मेदार है, उसके लाल कलर के लिए, जो चकुंदर का लाल कलर होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है येलो फ्रूट्स में होता है, और आपके कैरेट में होता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ग्रुप ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में के किस समूह में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो ये आपको बताना है सबसे अधिक किसका है भाई। तो ये है दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडुचेरी। तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पांडुचेरी, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है भाई, सेंसस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंसस न्यूज़ में भी चल रहा है, 2011 वाला इंपॉर्टेंट है जब तक नया नहीं याद आता, नहीं तो फिर सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी, नया सेंसस आते ही, उससे पहले पहले जॉब ले लो भाई ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट पॉपुलेशन, लोएस्ट पॉपुलेशन, डेंसिटी किस स्टेट की सबसे ज़्यादा है, यूनियन टेरिटरी में किसकी ज़्यादा है, और जेंडर रेशियो, और आपका जो है लिटरेसी रेशियो, ये सब चीज़ें आपका पता होना चाहिए भाई 2011 वाले सेंसस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डियर लर्नर्स, क्या है विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो ये आपको बताना है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर कीजिए, पॉलिटी सबने पढ़ी होती है भाई, जहाँ से भी पढ़ी है आपने, नोट से, कोचिंग से, या फिर यूट्यूब से, जहाँ से भी पढ़ी है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो ऑप्शन सेकंड, आर्टिकल 54 डील करता है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इनके इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव, जो है स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली और पौंडीचेरी, ठीक है। तो ये इसमें इलेक्ट करते हैं, बाकी अभी जम्मू कश्मीर वाला भी जो है ऐड हो जाएगा जब वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए हैं, तो अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे तो उसमें इंक्लूड की जाएगी वो, जहाँ पे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली हुई है जिस यूनियन टेरिटरी में। आर्टिकल 72 एड एंड एडवाइस करते हैं, जो है यहाँ पे नहीं, इनकी जो है पार्डनिंग पावर्स हैं प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर्स हैं भाई 72 में, पार्डनिंग।
क्षमादान करने की, पार्डनिंग पावर्स। आर्टिकल 74, इसमें जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जिसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, एड एंड एडवाइस करते हैं, एड एंड एडवाइस किसे, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करते हैं जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। आर्टिकल 66 में क्या है, इलेक्शन है किसके, वाइस प्रेसिडेंट के। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है इलेक्टोरल कॉलेज में, तो इसमें जो है सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं, लोकसभा के भी और राज्यसभा के भी। ठीक है, पार्लियामेंट के मेंबर्स इलेक्टेड हो नॉमिनेटेड हो सारे पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में, जो कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। ठीक है डियर लर्नर्स, तो इतना आपको पता चाहिए भाई। तो आर्टिकल 66 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द प्रोसेस ऑफ इलेक्टिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। करंट में वाइस प्रेसिडेंट कौन है, नाम आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आइडेंटिफाई एन एग्जांपल्स ऑफ प्लाज्मा एज अ स्टेट ऑफ मैटर। तो पदार्थ की अवस्था के रूप में प्लाज्मा के एक उदाहरण की पहचान करें। तो आपको बताना है इसमें कौन सा जो है प्लाज्मा का एग्जाम्पल है स्टेट ऑफ मैटर में, तो नियॉन साइन बल्ब होते हैं, ये एक प्लाज्मा का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। कई बार आया है ये क्वेश्चन, रट सकते हैं इसे भाई। ठीक ठीक है, ये एग्जाम्पल है प्लाज्मा का स्टेट ऑफ मैटर का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्लासिकल सरोद प्लेयर अमजद अली खान वॉज अवार्डेड इन 2001 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शास्त्रीय सरोद वादक अमजद अली खान को भारत सरकार के द्वारा 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें बताना है कि कौन सा पुरस्कार मिला, तो ये मिला था पद्म विभूषण। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो पद्मा अवार्ड्स हो जाते हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं जो पद्मा अवार्ड्स हैं, तो इनके बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, जो है भारत रत्न 2024 और 2025 के बारे में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। पद्म श्री बहुत ज़्यादा लोगों को मिलता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ पे ध्यान देना है, बाकी ये तीनों आपको याद होने चाहिए भाई। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन सारे हमारे इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे हमारी क्लास जो है, जितने भी क्वेश्चंस थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। क्लास कैसी लगी वो अपने जो है कमेंट सेक्शन में रिव्यूज़ ज़रूर दें। आने वाली क्लासेस के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, रिपीट होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के। बाकी हम डायमेंशंस भी देख रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आने वाली क्लासेस के लिए, और सब शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा हो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और लाइक करें अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, चीज़ें पसंद आ रही हैं, ये सारे एफर्ट्स आप लोगों के लिए किए जा रहे हैं भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, जितने भी पीडीएफ हैं या जो भी अपडेट्स हैं क्लासेस की, वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को आने वाली क्लासेस के लिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, PYQ, TGL, RRB और जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके करा देंगे हम, क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले एक भी। ठीक है भाई, तो चलिए भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, जय हिंद। फिर से इसी एनर्जी के साथ मिलेंगे हम। ओके भाई, बाय।